गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हमारी प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर शेप, पोलैरिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं जो हमने स्टडी की हैं, दे वर रिलेटेड टू सिंगल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लेकिन most of the observable characteristics of chemical system represent bulk properties of matter, that is properties associated with a collection of large number of atoms, ions और molecules। तो एक single molecule boil नहीं करता है, हमेशा ज्यादा quantity में bulk में molecules होंगे तब boil करेंगे। इसी तरह wetting, किसी भी चीज को गीला करना है तो एक मॉलिक्यूल से नहीं कर सकते हैं आपको पूरा बल्क में मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं वाटर के, तब किसी चीज को वेट कर सकते हैं। आइस, वाटर और वाटर वेपर या स्टीम तीनों ही वाटर से बने हुए हैं, लेकिन एक आइस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर या स्टीम एग्जिस्ट करती है। तीनों की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है बिकॉज इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। तो किसी भी स्टेट की, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है और उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं किस तरह से आपस में एग्रीगेट कर रहे हैं। आइस, वाटर और वाटर वेपर सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और रेट्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस के वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करते हैं। कई बार कैलकुलेशंस में जब हम उनके डाटा से डील कर रहे होते हैं तो हमें स्टेट की भी जरूरत पड़ती है कि स्टेट कौन सी है सब्सटेंस की। करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द forces of attraction and repulsion between the interacting particles, atoms and molecules. Attractive intermolecular forces are called vander waals forces, क्योंकि जो डच साइंटिस्ट थे जोहान्स वैंडर वाल 1837 से 1923 of real gases from the ideal behavior through these forces, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वैंडर वाल्स फोर्सेस कहा है। दे वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लूड dispersion forces or London forces, dipole-dipole forces and dipole-induced dipole forces. We'll study them one by one. First is dispersion forces or London forces. तो normally जो atoms या molecules होते हैं, they are symmetrical, electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed around the nucleus. So here you can see these two atoms A and B, इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इंस्टेंटली क्या होता है कि वन ऑफ द एटम्स, लेट अस से एटम A में इंस्टेंटेनियसली जो डिसलोकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ को शिफ्ट कर जाता है और दूसरी तरफ को डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक डाइपोल सेट होता है इसी एटम में जो अदरवाइज न्यूट्रल था, और उस डाइपोल की वजह से उसका साथ वाला एटम जो है उसमें भी एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ और इसमें क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर दूसरी तरफ चले गए और यहाँ एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला डाइपोल आ गया, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो जब ऐसा हुआ तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड से अट्रैक्टेड फील की। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस कहते हैं। लंदन फोर्सेस इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन एंड for this reason these forces are called London forces. These are always attractive and interaction energy is proportional to the sixth power of distance between the
two interacting particles. That is, energy of interacting particles will be proportional to 1 upon r raised to power 6, where r is the distance between the two particles. These forces are important only at a small distance, that is about 500 picometer, and their magnitude depends upon polarizability of the particle. What is polarizability and what is polarization? जब किसी वजह से किसी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आ जाती है, जैसे यहाँ स्फेरिकल से ये इस तरफ को बेंड हो गया है, तो इस डिस्टॉर्शन को हम पोलराइजेशन कहते हैं. इसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और इसकी पोलराइज करने की टेंडेंसी को पोलराइजिंग पावर कहा जाता है. तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो डिटरमिन करेगी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है. जितना ज्यादा पोलराइज ये होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होता है. तो जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं डायपोल मूवमेंट्स, these are size of the molecule, then number of electrons present in the molecule and molecular structure. जितना बड़ा साइज होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही ज्यादा होंगी, लंडन फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग होंगे. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, लंडन फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे. और शेप जब कंसिडर करते हैं तो शेप के अकॉर्डिंगली भी लंडन फोर्सेस जो हैं वेरी कर जाते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन, सिलेन और जर्मेन में. मीथेन छोटा मॉलिक्यूल है, कार्बन छोटा एटम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 112. सिलेन में सिलिकॉन बड़ा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 161 केल्विन, और जर्मेन में और ज्यादा है 183 केल्विन. जर्मेनियम बड़ा साइज का एटम है. इसी तरह एक ही फॉर्मूले के जो ये 3 कंपाउंड्स हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं, दे ऑल हैव द सेम फॉर्मूला, लेकिन एक में जिगजैग स्ट्रेट चेन है नॉर्मल पेंटेन में, दूसरे में ब्रांचिंग है, और तीसरे में ब्रांचिंग और भी ज्यादा है. तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, मॉलिक्यूल ओवरऑल सरफेस एरिया उसका कम होता चला जाता है, और इस वजह से सरफेस एरिया कम होने की वजह से वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाता है. तो आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा है 309.2 केल्विन, आइसोपेंटेन का उससे कम 301, और नियो का सबसे कम 282.5 केल्विन. सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग. ये थे लंडन फोर्सेस. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस है डाइपोल और डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन. लंडन फोर्सेस में दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर थे और जस्ट एक इंस्टेंट डाइपोल सेट होता था और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते थे. डाइपोल फोर्सेस को हम कीसोम फोर्सेस भी कहते हैं. डाइपोल फोर्सेस act between the molecules possessing permanent dipole. For example, hydrogen chloride का H end partially positively charged है और chloride end partially negative charged है. तो एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड की तरफ अट्रैक्टेड फील होता है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल इंट्रैक्शन या कीसोम फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि कीसोम ने 1912 में इस तरह की इंट्रैक्शंस पे काम किया था. ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. These interactions are stronger than London forces. जो यहाँ forces थे उनसे ये वाले strong होते हैं. The interaction energy is inversely proportional to the distance between polar molecules. अगर तो molecules stationary हैं जैसे कि solid state में होते हैं, तब interaction energy is inversely proportional to r raised to power 3. और अगर ये rotating polar molecules हैं तो this interacting energy is inversely proportional to r raised to power 6, where r is the distance of separation between the polar molecules. ये जो डाइपोल इंटरैक्शंस हैं, इसमें डाइपोल तो होती है, लंडन फोर्सेस भी दिखते हैं, इसलिए दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कम होते हैं. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पोलर मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे नॉन पोलर से.
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, लेकिन पोलर की जो ये एंड्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट करती है उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस केस में भी इंटरैक्टिंग एनर्जी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का कितना है और जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है। जैसे लार्ज साइज होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ज्यादा हो जाएंगे। फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारे इंटरेक्शंस हैं इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जिनमें हाईली पोलर NH, OH या HF बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, 10 to 100 किलो जूल्स पर मोल, दूसरे इंटरेक्टिव फोर्सेस से ज्यादा। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर पावरफुल फोर्स इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में जो एसोसिएशन है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही होती है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिटर्मिन होती है बाय द कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में कितनी अट्रैक्शन या इंटरेक्शन है और वो कितना ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, उससे डिटरमिन होता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो है ये सभी अभी तक जो हमने डिस्कस की ये सभी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, लेकिन इसके अलावा हम रिपल्सिव फोर्सेस भी मॉलिक्यूल्स के बीच में देखते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज कांटेक्ट में एक दूसरे के लिए आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी आ जाती है और जितना वो उनको हम अपने एक दूसरे के पास लाते हैं रिपल्शन उतनी ही रैपिडली इंक्रीज करती है। तो यानी कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जितना डिस्टेंस कम होगा रिपल्शन ज्यादा होगी। और यही वजह है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो और इनको हम क्लोज लाते हैं तो एकदम से रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं और एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और वो उसको हम और क्लोज ला ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से हम लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। दे रेजिस्ट फर्दर कंप्रेशन एज दे वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शंस। थैंक यू।